क्या कोई ऐसा देश जो अपने रोजमर्रा के राशन, अपनी अर्थव्यवस्था और यहां तक कि अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए पूरी तरह से भारत पर निर्भर हो, वो भारत को आंख दिखाने की जरूरत कर सकता है? क्या एक नया नया बना प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए उस देश से पंगा ले सकता है जिसने हमेशा उसे बड़े भाई की तरह पाला है? सवाल यह है कि आखिर क्यों एक देश का मुखिया अपनी ही जनता की इच्छा के खिलाफ जाकर भारत से एक ऐसा टकराव मोल ले रहा है जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ उसकी कुर्सी का जाना है? आखिर वो कौन सी साजिश है जिसके तहत भारत के खिलाफ 60 शर्तें तैयार की जा रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के एक छोटे से एक्शन ने ही उस देश की सत्ता की चूल्हें हिला दी हैं? दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क मौजूद है जिसके चारों तरफ जमीन है और उस जमीन का सबसे बड़ा हिस्सा भारत के साथ अपनी धड़कनें साझा करता है। सदियों से नेपाल एक छोटा और कमजोर देश रहा है जिसे भारत ने हमेशा अपना छोटा भाई समझकर सहारा दिया है। भारत ने हमेशा उसकी सीमाओं की सुरक्षा की है, चीन जैसे विस्तारवादी और आक्रामक देशों से। जब भी नेपाल की अर्थव्यवस्था पर संकट आया, भारत ने उसे बर्बाद होने से बचाया। चाहे भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा हो, खाने पीने का संकट हो या फिर जीवन रक्षक दवाइयों की जरूरत हो, भारत ने हमेशा एक बड़े भाई के नाते अपना खजाना और अपना दिल नेपाल के लिए खुला रखा है। दोनों देशों के लोग आपस में रोटी बेटी का रिश्ता साझा करते हैं, एक ऐसा सम्मानजनक रिश्ता जिसे दुनिया की कोई लकीर नहीं बांट सकती। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो इस पवित्र रिश्ते पर किसी गहरी साजिश के साए जैसा है। जब से नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह सत्ता में आए हैं, तब से उन्होंने मानो ये ठान लिया है कि वो भारत के साथ इस सदियों पुराने अटूट संबंध को विच्छेद कर देंगे। उन्होंने भारत की ही जमीन को अपना बताकर भारत से उलझने का वो खतरनाक रास्ता चुन लिया है जो सीधे एक संप्रभु राष्ट्र को चैलेंज करने जैसा है। और इसके लिए बालेन शाह ने जो तरीका चुना है वो है सीमा शुल्क का विवाद और भारत के अभिन्न अंग लिपुलेख और काला पानी पर अपना झूठा दावा ठोकना। बालेन शाह भारत के आंतरिक मामलों में दखल देकर अपनी ही राजनीतिक कब्र खोदने में लगे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हिमालय की चोटियों से शुरू होती है और दिल्ली के सत्ता गलियारों तक पहुंचते पहुंचते एक बड़े कूटनीतिक युद्ध में बदल जाती है। नेपाल सरकार ने हाल ही में एक ऐसा फैसला लिया जिसने भारत को अच्छा खासा नाराज कर दिया है। नेपाल ने सीमा पर भारतीय सामानों की एंट्री पर एक नया नियम थोप दिया। नियम यह है कि 100 रुपये से अधिक के भारतीय सामान पर सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी वसूली जाएगी। अब आप खुद सोचिए, नेपाल की आम जनता जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों जैसे नमक, तेल, साबुन और सब्जियों के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर है, उस पर इस नियम का क्या असर होगा? यह सिर्फ एक टैक्स नहीं है, बल्कि नेपाल के आम आदमी की थाली पर किया गया वार है। इस बेतुके फैसले के बाद भारत ने भी अपना थोड़ा सा ध्यान इस ओर किया। भारत ने कोई बहुत बड़ा कूटनीतिक भूचाल नहीं लाया, बस अपनी सीमाओं पर थोड़ी सी सख्ती कर दी। नेपाल के राजनीतिक गलियारों में एक पुरानी कहावत मशहूर है, जिसने भी भारत से बिना बात के पंगा लिया, उसने अपनी विदाई का टिकट खुद ही कटा लिया। इतिहास इस बात का सबसे बड़ा गवाह रहा है कि भारत से अकारण दुश्मनी मोल लेने वाला कोई भी नेता काठमांडू की गद्दी पर ज्यादा दिनों तक चैन से नहीं बैठ पाया है। याद कीजिए केपी शर्मा ओली का दौर, उन्होंने भी इसी नक्शे और जमीन के मुद्दे को अपनी राजनीति की ढाल बनाया था, लेकिन अंजाम क्या हुआ? उनकी सत्ता की दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। इस बार भी बिल्कुल वही पटकथा दोहराई जा रही है। भारत से बेवजह उलझकर बालेन शाह ने अपनी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी को सीधे मौत के कुएं में धकेल दिया है। उनकी सत्ता की बुनियाद अब बुरी तरह दरकने लगी है और काठमांडू के दरबार में उनकी घेराबंदी शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कूटनीतिक और सामरिक सवाल खड़ा होता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और कूटनीति का एक बहुत ही पुराना और स्थापित नियम है, जिसे नेपाल की परंपरा भी माना जाता रहा है। परंपरा यह है कि जब भी नेपाल में कोई नया प्रधानमंत्री अपनी शपथ लेता है, तो उसकी पहली विदेश यात्रा हमेशा नई दिल्ली की ही होती है। यह सिर्फ एक प्रोटोकॉल नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि नेपाल के लिए भारत की अहमियत क्या है। वो नेता सबसे पहले दिल्ली आता है, भारतीय लीडरशिप से हाथ मिलाता है और दोनों देशों के रिश्तों को एक नई ऊर्जा देता है। लेकिन बालेन शाह इस परंपरा को तोड़कर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? वो क्यों दिल्ली आने के नाम से कतरा रहे हैं? क्या उन्हें इस बात का खौफ है कि दिल्ली की जमीन पर कदम रखते ही उन्हें उन कड़वे सवालों और सबूतों का सामना करना पड़ेगा जिनका जवाब उनके पास है ही नहीं?
क्या वो सच का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं? अगर हम ताजा रिपोर्ट्स और नेपाल के विदेश मंत्रालय के अंदरूनी सूत्रों की माने, तो बालन शाह ने एक बहुत ही अजीबोगरीब कसम खा ली है। उनका कहना है कि वो अपनी सरकार के पहले 100 दिनों तक ना तो भारत जाएंगे और ना ही चीन जाएंगे। अब जरा तारीखों पर गौर कीजिए। 27 मार्च 2026 को रामनवमी के पावन दिन जब बालन शाह ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तो उसी दिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन करके दिल्ली आने का औपचारिक न्योता दिया था। भारत ने एक बड़े भाई की तरह पहल की थी ताकि ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूती दी जा सके। लेकिन बालन शाह ने उस न्योते का जवाब थैंक यू से देने के बजाय कूटनीतिक मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए शर्तों के साथ दिया है। खबर यह है कि बालन शाह की टीम एक 60 एजेंडों की भारी भरकम फाइल तैयार कर रही है। ये कोई सुझाव नहीं है, बल्कि ये एक तरह की शर्तें हैं जो वो भारत के सामने रखना चाहते हैं। बालन शाह पुराने प्रधानमंत्रियों की तरह एक नॉर्मल शिष्टाचार भेंट नहीं करना चाहते, बल्कि वो इन 60 विवादित मुद्दों पर भारत को घेरने की प्लानिंग कर रहे हैं। इन शर्तों में सबसे ऊपर है लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और नेपाल का वो विवादित राजनीतिक नक्शा जिसे नेपाल ने कुछ समय पहले बिना किसी ठोस ऐतिहासिक आधार के एक तरफा तरीके से बदल दिया था। ये एक तरह का ब्लैकमेलिंग कूटनीति है जो भारत जैसे शक्तिशाली पड़ोसी के सामने कभी काम नहीं आने वाली। लेकिन अब सवाल ये है कि इन 60 शर्तों के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या बालन शाह ने भारत से सीधे टकराकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल कर दी है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। बालन शाह दरअसल अपनी ही घरेलू राजनीति के उस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जिससे निकलना अब उनके बस की बात नहीं रही। नेपाल के भीतर ही उनकी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा अंडरकरंट दौड़ रहा है। नेपाल की जनता आज आक्रोश में है। लोग पूछ रहे हैं कि जब देश की इकोनॉमी आईसीयू में है, जब युवाओं के पास रोजगार नहीं है, जब महंगाई आसमान छू रही है, तब उनके प्रधानमंत्री भारत जैसे देश से क्यों उलझ रहे हैं जो उनकी रगों में खून की तरह दौड़ता है। नेपाल की आम जनता ये बखूबी जानती है कि बालन शाह का ये टकराव उनकी थाली का निवाला छीन रहा है। एक आम नेपाली नागरिक की सुबह भारत से आने वाले नमक, तेल और राशन से शुरू होती है। नेपाल की बिजली हो, गाड़ियों के लिए ईंधन हो या अस्पतालों के लिए जीवन रक्षक दवाएं, हर एक चीज के लिए नेपाल पूरी तरह से भारत की ओर देखता है। ऐसे में भारत से दुश्मनी पालना नेपाल के लिए किसी तबाही से कम नहीं है। बालन शाह अपने फेक राष्ट्रवाद के चक्कर में ये भूल गए कि भूगोल बदला नहीं जा सकता और भारत जैसा पड़ोसी दोबारा नहीं मिल सकता। बालन शाह का ये कहना कि वो 100 दिनों तक कहीं नहीं जाएंगे, दरअसल उनकी अपनी गिरती हुई सरकार को बचाने की एक बहुत ही बेबस और लाचार कोशिश है। वो जनता को ये कहकर बहला रहे हैं कि वो ठोस परिणाम देना चाहते हैं, बजट बनाना चाहते हैं और भूमिहीन लोगों की समस्या हल करना चाहते हैं। लेकिन असली सच ये है कि बालन शाह को अपनी ही कुर्सी के नीचे आग जलती हुई दिखाई दे रही है। उन्हें डर है कि अगर वो इस समय नेपाल छोड़कर भारत या किसी और देश की यात्रा पर निकले तो पीछे से काठमांडू में उनकी सत्ता का तख्ता पलट हो जाएगा। उनकी अपनी कैबिनेट के भीतर बगावत के शोले भड़क रहे हैं। खबर तो ये भी है कि उनके 2 प्रमुख मंत्री पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं और कई अन्य लाइन में खड़े हैं। बालन शाह इस समय किसी भी विदेशी प्रतिनिधि या इंटरनेशनल लीडर से खुलकर इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वो अगले 100 दिनों तक अपनी सरकार को सीक्रेटली मैनेज करने में लगे हैं। वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसी सरकार है जो अंदरूनी कलह और अविश्वास की वजह से भीतर से खोखली हो चुकी है, और जब कोई सरकार अंदर से कमजोर होती है तो वो अक्सर एक बाहरी दुश्मन गढ़कर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। बालन शाह भी वही कर रहे हैं, भारत को विलेन बनाकर अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने का खेल। अब जरा उस बड़े और विवादित मुद्दे को गहराई से समझते हैं जिसने भारत और नेपाल के बीच 2026 में तनाव को एक नए चरम पर पहुंचा दिया है, और वो है लिपुलेख का विवाद। हाल ही में जब भारत ने अपनी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कैलाश मानसरोवर यात्रा को और सुगम बनाने के लिए लिपुलेख के रास्ते को खोला तो नेपाल के पेट में अचानक दर्द होने लगा। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बहुत ही बचकाना कदम उठाते हुए भारत और चीन दोनों को राजनयिक नोट यानी डिप्लोमेटिक नोट भेज दिया। नेपाल ने दावा किया कि भारत और चीन बिना उसकी परमिशन के इस रास्ते से व्यापार या आवाजाही नहीं कर सकते। ये दावा न केवल हास्यास्पद है
बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और ऐतिहासिक तथ्यों के भी बिल्कुल खिलाफ है। लिपुलेख सदियों से भारतीय क्षेत्र का अटूट हिस्सा रहा है। भारत ने हमेशा इस इलाके की सुरक्षा की है और यहाँ प्रशासन चलाया है। जब भारत ने श्रद्धालुओं की जान बचाने और उनकी यात्रा को हफ्तों से घटाकर कुछ दिनों में समेटने के लिए एक शानदार सड़क बनाई, तब नेपाल को अपनी संप्रभुता याद आने लगी। असल में ये संप्रभुता का मामला नहीं है, बल्कि ये उन ताकतों का दबाव है जो नेपाल की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना चाहती हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने जो नोट भेजा है, उसे अगर आप गौर से पढ़ें तो उसमें आत्मविश्वास की भारी कमी दिखती है। ये नोट धमकी भरा नहीं है, बल्कि एक रस्म अदायगी जैसा है। बालन शाह को पता है कि वो गलत हैं। उन्हें पता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनके पास दिखाने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये खेल खेल रहे हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो नेपाल के जेनजी यानी नए जमाने के युवाओं को ये दिखा सकें कि देखो, मैं भारत के सामने झुक नहीं रहा हूं। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि कूटनीति इमोशंस से नहीं, बल्कि जमीनी हकीकतों और ताकत से चलती है। लेकिन सवाल ये बन रहा है कि नेपाल बार बार इस इलाके पर अपना दावा क्यों करता है, जबकि ये दावा सरासर गलत है। भारत के पास ऐतिहासिक, प्रशासनिक और कानूनी हर तरह के पुख्ता सबूत मौजूद हैं कि लिपुलेख और कालापानी हमेशा से भारत का अटूट हिस्सा रहे हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि ये मार्ग ऐतिहासिक रूप से भारत के प्रशासनिक नियंत्रण में रहा है और सदियों से पारगमन के लिए इस्तेमाल होता आया है। जब भारत सरकार ने कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस दुर्गम रास्ते पर सड़क का निर्माण किया ताकि हफ्तों की कठिन और जानलेवा यात्रा को कुछ दिनों में सुरक्षित तरीके से पूरा किया जा सके, तब अचानक नेपाल को दर्द होने लगा। इस दर्द की वजह कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि काठमांडू में बैठी वो राजनीति है जो भारत के खिलाफ बोलकर जिंदा रहना चाहती है। इस विवाद की जड़ें इतिहास में भी खोजी जा सकती हैं। 1816 की सुगौली संधि के बाद से ही सीमाएं तय थीं, लेकिन नेपाल के नेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए समय समय पर इस मुद्दे को उछाला है। नेपाल की राजनीति में सीमा का सवाल एक ऐसा रेडीमेड टूल बन चुका है जिसका इस्तेमाल वहां के नेता तब करते हैं जब वो जनता को सुशासन देने में पूरी तरह नाकाम हो जाते हैं। जब देश में महंगाई बढ़ती है, जब रोजगार नहीं होते, जब जनता सरकार से सवाल पूछने लगती है, तो नेपाल के नेता तुरंत राष्ट्रवाद का झूठा कार्ड खेल देते हैं और लिपुलेख कालापानी का राग अलापने लगते हैं। केपी शर्मा ओली ने भी यही किया था। ओली ने इस विवाद को खूब भड़काया, जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन अंत में क्या हुआ? उनकी सरकार धड़ाम से गिर गई। बालन शाह भी उसी विनाशकारी रास्ते पर चल रहे हैं। अब बालन शाह भी बिल्कुल उसी केपी शर्मा ओली की राह पर चल पड़े हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बालन शाह को सत्ता तक पहुंचाने वाला नेपाल का जो युवा वर्ग है, जो जेन जेड आंदोलन है, वो किसी सीमा विवाद या नकली राष्ट्रवाद के लिए नहीं हुआ था। वो आंदोलन नेपाल के अंदरूनी भ्रष्टाचार, अव्यवस्थाओं और पुरानी सड़ी गली राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ था। युवाओं को लगा था कि बालन शाह आएंगे तो देश में फैक्ट्रियां लगेंगी, नौकरियां आएंगी और सिस्टम सुधरेगा। बालन शाह के सामने कोई बाहरी चुनौती नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो सीमा के मुद्दे को हवा दे रहे हैं। ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी घरेलू नाकामियों को छिपाना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि वो एक मजबूत नेता हैं जो भारत को आंख दिखा सकते हैं, लेकिन हकीकत में वो नेपाल के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नेपाल की राजनीति का एक कड़वा सच ये भी है कि वहां भारत के प्रति सामान्य और दोस्ताना रवैया रखने को कुछ राजनीतिक दल कमजोरी के तौर पर प्रचारित करते हैं। बालन शाह इसी दबाव में आ गए हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो भारत की सही और न्यायसंगत स्थिति को मान लेंगे तो नेपाल के उग्र राजनीतिक दल उन्हें कमजोर साबित कर देंगे। इसी डर से अपनी विश्वसनीयता को टूटने से बचाने के लिए उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर ऐतराज जताया है, लेकिन ये ऐतराज भी बहुत डरा सहमा सा है। नेपाल ने जो राजनयिक नोट भेजा है वो किसी सीधी चुनौती या धमकी की तरह नहीं है, बल्कि बहुत ही नपे तुले और संयमित लहजे में लिखा गया है। ये सिर्फ एक रस्म अदायगी है ताकि नेपाल की जनता को लगे कि उनका प्रधानमंत्री कुछ कर रहा है। लेकिन बालन शाह ये भूल गए हैं कि आज का भारत किसी की भी गीदड़ भभकियों या कूटनीतिक चालबाजियों से घबराने वाला नहीं है। भारत ने अपना रुख हमेशा स्पष्ट रखा है। भारत का आधार इतिहास की गहरी समझ और दशकों के जमीनी और प्रशासनिक नियंत्रण पर टिका है। भारत ने सीमा पर जो सख्ती दिखाई है वो एक कड़ा संदेश है
कि अगर नेपाल की धरती से भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोई भी राजनीतिक साजिश रची गई तो उसका खामियाजा नेपाल की कमजोर अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ेगा। भारत का इरादा किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि अपनी संप्रभुता की रक्षा करना है। 100 रुपए के भारतीय सामान पर सीमा शुल्क लगाने का जो आत्मघाती फैसला बालन शाह ने लिया है, वो उनके गले की फांस बन चुका है। नेपाल के सीमावर्ती बाजार सूने पड़े हैं। जो नेपाली नागरिक पहले आराम से सीमा पार करके भारतीय बाजारों से सस्ता राशन ले जाते थे, आज उन्हें अपनी ही सरकार के इस बेतुके टैक्स के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल के व्यापारियों का व्यापार ठप हो गया है। भारत की तरफ से होने वाली चाय की चेकिंग और वाहनों की जांच ने नेपाल के ट्रांसपोर्टरों की कमर तोड़ दी है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एक प्रधानमंत्री को कूटनीति की बजाय जिद और घरेलू राजनीति का खेल खेलना ज्यादा पसंद आ रहा है। नेपाल की निर्भरता भारत पर इतनी अधिक है कि अगर एक दिन के लिए भी सीमाएं सील हो जाएं, तो काठमांडू में अंधेरा छा जाएगा। नेपाल अपनी कुल जरूरत का लगभग 90% पेट्रोलियम पदार्थ भारत से आयात करता है। नेपाल का लगभग 65% व्यापार भारत के साथ होता है। यहां तक कि नेपाल की मुद्रा भी भारतीय रुपए के साथ पेग्ड यानी जुड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में भारत से दुश्मनी मोल लेना किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं है। बालन शाह शायद इस गणित को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर वो किसी बाहरी शक्ति के इशारे पर ये सब कर रहे हैं। इस पूरे विवाद में एक तीसरा कोण भी है, और वो है चीन। नेपाल की राजनीति में जब भी भारत के खिलाफ कोई सुर उठता है तो उसके पीछे अक्सर चीन की खामोश शह होती है। बीजिंग इस पूरे रास्ते और इलाके के समीकरण में सीधे तौर पर शामिल है, लेकिन चालाकी देखिए, चीन ने संप्रभुता के सवाल पर नेपाल का खुलकर साथ देने से परहेज किया है। चीन जानता है कि भारत के साथ सीधे सीमा विवाद में उलझना उसके लिए भी घाटे का सौदा है, इसलिए वो नेपाल के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहा है। चीन नेपाल को निवेश और कर्ज का लालच देकर भारत के खिलाफ भड़काता है, लेकिन जब नेपाल मुसीबत में फंसता है तो चीन चुपचाप किनारे हो जाता है। बालन शाह शायद चीन की इस चाल को समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाहते। चीन का कर्ज का जाल यानी डेट ट्रैप पूरी दुनिया के सामने है। श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों का क्या हाल हुआ, ये बालन शाह को समझना चाहिए। चीन नेपाल में बड़ी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वादा तो करता है, लेकिन असल में वो नेपाल की जमीन और राजनीति पर अपना कब्जा चाहता है। भारत ने हमेशा नेपाल की संप्रभुता का सम्मान किया है, जबकि चीन की विस्तारवादी नीतियां पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं। बालन शाह का चीन की तरफ झुकाव नेपाल के लिए एक ऐतिहासिक गलती साबित हो सकता है। भारत की विदेश नीति अब बहुत स्पष्ट और परिणाम देने वाली हो चुकी है। भारत ने साफ कर दिया है कि पड़ोसी प्रथम की नीति का मतलब ये नहीं है कि कोई भी पड़ोसी देश भारत की संप्रभुता और सम्मान के साथ खिलवाड़ करे। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री की काठमांडू यात्रा और उसके बाद की कूटनीतिक हलचलें ये साफ दिखाती हैं कि भारत हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है। नेपाल में अंतर मंत्रालयी बैठकें हो रही हैं। बालन शाह ने अपने विदेश मंत्री को निर्देश दिया है कि वो पिछले सभी समझौतों की समीक्षा करें। वो 60 एजेंडों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं, लेकिन क्या ये लिस्ट भारत को मंजूर होगी? सच्चाई ये है कि भारत ने हमेशा नेपाल के साथ शांतिपूर्ण और दोस्ताना संबंध चाहे हैं। भारत ने कभी नेपाल पर अपनी इच्छाएं थोपने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब नेपाल के नेता भारत की ही जमीन पर अपना हक जताने लगते हैं तो भारत को कड़ा रुख अपनाना पड़ता है। लिपुलेख के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा भारत का संप्रभु अधिकार है और इसमें किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप की कोई जगह नहीं है। बालन शाह का इस पर ऐतराज जताना सिर्फ उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता को दर्शाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बालन शाह की सरकार इन 100 दिनों तक टिक पाएगी? जिस तरह से उन्होंने भारत से पंगा लिया है, नेपाल का ऐतिहासिक ट्रेंड यही बताता है कि उनकी उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। नेपाल की जनता उन्हें माफ करने के मूड में नहीं है। लिपुलेख के झूठे दावे और भारतीय सामान पर टैक्स लगाकर उन्होंने साबित कर दिया है कि उनके पास देश चलाने का कोई ठोस विजन नहीं है, बल्कि वो सिर्फ राजनीतिक स्टंटबाजी कर रहे हैं। काठमांडू की सड़कों पर धीरे धीरे विरोध की आवाजें तेज हो रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्यों एक प्रधानमंत्री अपने पड़ोसियों से रिश्ते खराब कर रहा है। कूटनीति के गलियारों में ये चर्चा बहुत गर्म है कि बालन शाह का ये कदम नेपाल के लिए कूटनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर एक बहुत बड़ी भूल साबित होने वाला है। भारत के साथ टकराव मोल लेकर नेपाल कभी प्रगति नहीं कर सकता। जो देश नेपाल को मुश्किल वक्त में
जीवन रक्षक दवाइयां और ऑक्सीजन भेजता है, जो देश नेपाल के नागरिकों को अपनी सेना में सम्मानजनक स्थान देता है। उस देश से दुश्मनी मोल लेना नेपाल के नेताओं की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल रही है। बालन शाह को यह समझना होगा कि राष्ट्रवाद का मतलब पड़ोसियों से लड़ना नहीं, बल्कि अपने देश के लोगों का कल्याण करना है। बालन शाह की 60 शर्तें दरअसल उनकी कमजोरी का प्रतीक है। वो शर्तों के नाम पर बातचीत से भाग रहे हैं। एक प्रधानमंत्री को खुले दिल से बातचीत के लिए आना चाहिए, न कि पहले से ही विवादित मुद्दों की लिस्ट लेकर। भारत ने हमेशा बातचीत का दरवाजा खुला रखा है, लेकिन वो बातचीत बराबरी और सम्मान के आधार पर होनी चाहिए, न कि बेबुनियाद दावों के आधार पर। नेपाल के विदेश मंत्री खनाल जल्द ही भारत की यात्रा कर सकते हैं, और तभी ये साफ हो पाएगा कि नेपाल के प्रधानमंत्री का असली इरादा क्या है। इस पूरे घटनाक्रम में नेपाल की विपक्षी पार्टियां भी चुप नहीं बैठने वाली हैं। वो बालन शाह की हर गलती का इंतजार कर रही हैं। नेपाल की राजनीति बहुत ही अस्थिर रही है, और वहां सरकारों का गिरना और बनना आम बात है। अगर बालन शाह ने जल्दी ही अपना रुख नहीं बदला, तो उनकी अपनी ही पार्टी के लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे। नेपाल की जनता चाहती है कि भारत के साथ रिश्ते सुधरें, क्योंकि उनका रोजगार और उनकी रोटी भारत से जुड़ी है। नेपाल के प्रधानमंत्री का यह रवैया न केवल भारत के लिए, बल्कि खुद नेपाल के भविष्य के लिए भी चिंताजनक है। एक तरफ भारत वैश्विक मंच पर एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, वहीं नेपाल के नेता छोटे छोटे विवादों में उलझकर अपने देश को पीछे धकेल रहे हैं। बालन शाह को यह समझना होगा कि 2026 का भारत वो भारत नहीं है जो चुपचाप अपमान सह लेगा। भारत आज अपनी सीमाओं और अपने हितों की रक्षा करना अच्छी तरह जानता है। आने वाले दिन नेपाल की राजनीति के लिए बेहद उथल पुथल भरे होने वाले हैं। बालन शाह के सामने एक तरफ भारत की मजबूत और अडिग कूटनीति है, दूसरी तरफ उनकी अपनी ही जनता का भारी आक्रोश है, और तीसरी तरफ उनकी ही कैबिनेट के भीतर पल रहा असंतोष है। क्या बालन शाह अपनी इस जिद पर अड़े रहेंगे और अपनी कुर्सी गंवा बैठेंगे, या फिर वो सच्चाई को स्वीकार करते हुए भारत के साथ एक रचनात्मक और सम्मानजनक बातचीत का रास्ता चुनेंगे? क्या वो 60 शर्तों की फाइल को बंद करके दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे? ये नेपाल की राजनीति का वो सस्पेंस है जिसका पर्दा बहुत जल्द उठने वाला है। क्या चीन बालन शाह को बचाने के लिए कोई नया खेल खेलेगा? क्या नेपाल में अगले कुछ ही हफ्तों में कोई बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है? क्या भारत अपनी सख्ती को और बढ़ाएगा, जिससे नेपाल की हुकूमत पूरी तरह घुटनों पर आ जाए? क्या बालन शाह अपनी पहली विदेश यात्रा भारत की करेंगे, या वो इतिहास के पन्नों में एक और असफल प्रधानमंत्री के रूप में दर्ज हो जाएंगे? नेपाल की इस राजनीतिक उठापटक का असर पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ेगा। भारत के लिए नेपाल सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक हिस्सा है। पशुपतिनाथ और काशी विश्वनाथ के बीच जो रिश्ता है, उसे कोई भी बालन शाह नहीं तोड़ सकता। लेकिन राजनीति की अपनी मजबूरियां होती हैं, और कभी कभी ये मजबूरियां राष्ट्र के हितों से ऊपर हो जाती हैं। बालन शाह इसी जाल में फंस गए हैं। अब दुनिया की नजरें काठमांडू पर टिकी हैं। क्या बालन शाह अपनी शर्तों को वापस लेंगे? क्या वो भारत के साथ बैठकर सीमा विवाद को हमेशा के लिए सुलझाने की कोशिश करेंगे, या फिर वो चीन के इशारे पर नाचते रहेंगे? ये वो सवाल हैं जो आज हर नेपाली और हर भारतीय के मन में हैं। भारत ने अपनी तरफ से संकेत दे दिया है कि वो दोस्ती के लिए तैयार है, लेकिन अपनी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेगा। इस पूरे विवाद में एक बात तो साफ है, नेपाल के प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला है। इस जुए में उनकी कुर्सी और नेपाल का भविष्य दोनों दांव पर लगे हैं। अगर वो हारते हैं तो नेपाल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और अगर वो जीतना चाहते हैं तो उन्हें भारत के साथ अपने रिश्तों को फिर से परिभाषित करना होगा। बालन शाह के 100 दिन पूरे होने वाले हैं, और इन 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड बहुत ही निराशाजनक रहा है। अगर आपको ये डीप रिसर्च और सटीक फैक्ट्स पर आधारित जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें कि क्या बालन शाह को भारत से पंगा लेने की कीमत अपनी कुर्सी गंवाकर चुकानी पड़ेगी? क्या नेपाल को भारत की शर्तों पर वापस आना चाहिए? चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि देश और दुनिया की कोई भी जरूरी और सच्ची खबर आपसे मिस न हो। आपकी एक राय हमारे लिए बहुत कीमती है। जय हिंद, वंदे मातरम।